हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डब्ल्यू एस अकेडमी वही जर्स अकेडमी। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी प्रिपरेशन को जारी रख रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि कल हमने एमसीक्यू सीरीज़ लाए थे बीआरएस के लिए, कैश बुक के लिए और वोचर के लिए। और उसमें एक क्वेरी थी गाइस, क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसका चेक करना अब गाइस। उसमें जो आंसर मैंने बताया था वो मैंने बताया था ए, लेकिन वो गलत बिल्कुल है। उसका आंसर जो है वो सी पार्ट है उसका, ठीक है। तो वो आप रेक्टिफाई कीजिएगा वहाँ पे। ओके गाइस, तो आज का टॉपिक जो है ये सबसे मेन टॉपिक है अकाउंटेंसी का। अभी तक ऑलमोस्ट आपने 11th पोर्शन किया ख़त्म। और आज ये जो पोर्शन है 12th में है आपके आ रहा है, दैट इज़ पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप जो है पिछली बार खाली एक क्वेश्चन आया था, लेकिन ये ऐसा टॉपिक है ना, इस पर भरोसा आप नहीं कर सकते कि इस बार भी एक ही आ सकता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वास्ट टॉपिक है। तो हम क्या करेंगे, हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, चाहे इसमें खाली फिर एक ही मार्क्स आए या 5 मार्क्स आए। ठीक है गाइस, हम लेकिन ये अच्छे तरीके से करेंगे। क्या पता इस बार इसमें 4 मार्क्स भी पूछ सकता है। ठीक है, अगर हम 1 मार्क्स के हिसाब से पढ़ेंगे, मेरे लिए तो वो इजी होगा पढ़ाना। 1 मार्क्स के लिए मैं 1 या 2 लेक्चर में आपका वो ख़त्म कर दूंगा। लेकिन मसला ये है कि कल जाके आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए अगर हम इस चैप्टर में, ठीक है, इस टॉपिक पे क्या थोड़ा सा टाइम देंगे ना, चाहे एक क्वेश्चन आए या 10 क्वेश्चन आए या 4 क्वेश्चन आए इस टॉपिक से, तो आप वो सॉल्व करने चाहिए। ठीक है गाइज, भरोसा इन पे नहीं है क्योंकि ये वास्ट टॉपिक है। तो आपको इसमें क्या बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि भरोसा नहीं है इस टॉपिक पे। इस पे आपको वो 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन भी डाल सकता है ईजिली। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। इसमें कम से कम 5 6 7 लेक्चर्स लगभग आएंगे। ठीक है, डरना नहीं, आराम से हम पढ़ेंगे, लेकिन सीख के जाएंगे, सारे क्वेश्चंस वहाँ पे करके आएंगे। ठीक है, तो अब देखो जी, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप समझने के लिए सबसे पहले मुझे कुछ टर्म्स को समझना पड़ेगा। एक टर्म है दैट इज सोल प्रोप्रिएटरशिप। सोल प्रोप्रिएटरशिप सोल प्रोप्रिएटरशिप मीन्स होता है कि जो एक ही बंदा, ठीक है, एक ही ऑनर होता है बिजनेस में, वही सारा मैनेज भी करता है, वही पैसा भी डालता है, वही रिस्क भी उठाता है, वही प्रॉफिट भी लेता है। ठीक है गाइस, तो अब हम देखते हैं डेफिनेशन के हिसाब से। द वर्ड सोल, जो वर्ड सोल है इसका मतलब है ओनली, ओनली। एंड प्रोपरेटर मीन्स ओनर, मीन्स ओनली ओनर। तो इसमें खाली एक ही बंदा होगा जो जिसने कैपिटल भी डाला होगा, जो सारा प्रॉफिट जो है आपने, ठीक है, वो सारा खुद ही खाएगा। और अगर उसका लॉस हुआ बिजनेस में तो वो अकेला ही भरेगा वो। ठीक है गाइज, 10 सोल प्रोपरेटरशिप बिजनेस जो होता है इज़ अ बिजनेस, ये वो बिजनेस होता है विच इज़ ओनर्ड, जो कि ओनर्ड किया जाता है, मैनेजड एंड कंट्रोल्ड बाय सिंगल इंडिविजुअल। ठीक है गाइस, जो ये वो बिजनेस होता है जो कि ओन किया जाता है, मैनेज किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है बाय सिंगल इंडिविजुअल। ठीक है गाइस, दिस इंडिविजुअल इज नोन एज सोल प्रोपरेटर। इसी इंडिविजुअल को हम बोलते हैं हम सोल प्रोपरेटर। ठीक है गाइस, सोल प्रोपरेटरशिप बिजनेस होता है, सोल प्रोपरेटर ओनर होता है। ठीक है गाइस, सोल प्रोपरेटरशिप वो बिजनेस होता है जो कि एक ही बंदा मैनेज भी करता है, ओन भी करता है और कंट्रोल भी करता है। ठीक है गाइस, उसके बाद हम इसके फीचर्स कुछ पढ़ेंगे, फीचर्स ऑफ सोल प्रोपरेटर शिप। ठीक है, फीचर्स क्या है, पहले तो ये फॉर्मेशन खुद का, जब भी चाहेगा ना ये फॉर्मेशन करेगा, जब भी चाहेगा ये बिजनेस को खड़ा करेगा एंड क्लोजर। और ये जब भी चाहेगा बंद भी कर सकता है बिजनेस, इसको अपने तक है सारा, इसको बोलने वाला कोई नहीं है क्यों आपने खोला, क्यों अभी खोला, क्यों बाद में खोला, ठीक है, या क्यों अभी आपने ये बंद किया, वाइंड अप किया इस बिजनेस को। ये सारा हक होता है एक ही पर्सन के पास, वो है कौन, सोल प्रोपरेटर या ओनर। ठीक है, तो फॉर्मेशन कर सकता है और क्लोजर भी कर सकता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इसके पास बहुत सारी होगी। फॉर एग्जांपल इसने क्या किया, ये जो है बिजनेस, इसने 2 लाख रुपए आपने डाले और 10 लाख रुपए कहीं और से लाए, फॉर एग्जांपल बैंक से लाए। ठीक है गाइज, तो क्या हुआ, तो इसके लिए अनलिमिटेड, ये जो लाइबिलिटी है ना, ये अनलिमिटेड भी जा सकता है, जितने पैसे
मतलब लाइबिलिटी ला सकता है, जितने पैसे उधार ला सकता है उतने लाएगा और इसमें इन्वेस्ट करेगा। ठीक है गाइज, इसलिए अनलिमिटेड लाइबिलिटी यहाँ पे फीचर है इसका। सोल रिस्क बेयरर, तो अगर रिस्क होगा तो ये खाली एक ही आदमी होगा जो इसका जिम्मेवार होगा। एंड प्रॉफिट रिसिपेंट, अगर प्रॉफिट भी उठाना है तो यही खाली एक उठाएगा। ठीक है, उसके बाद फीचर क्या है, कंट्रोल, ये कंट्रोल भी करेगा अपने बिजनेस को खुद ही। नो सेपरेट एंटिटी, दैट मीन्स यहाँ पे बोलता है कि चाहे आप ओनर को यहाँ पे पकड़ो या बिजनेस को आप पकड़ो, एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे एक ही आदमी है जो, फॉर एग्जांपल आपने किसी शॉप पे क्या किया, ये शॉपिंग की, आपने शू फॉर एग्जांपल लाया अपने लिए। ठीक है, अभी ईद आने वाले, शू आपने लाया, तो उस फॉर एग्जांपल उस दुकान का जो है, उस शॉप का जो है ओनर एक ही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो है शॉप किसी ABC की, XYZ की। ठीक है, जब आप वो खरीदोगे, ठीक है, या तो आप नाम याद रखोगे शॉप का कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने फैशन यू में ख़रीदा है। ठीक है, या तो आप बोलोगे कि मैंने XYZ के पास ख़रीदा है। दैट मीन्स यहाँ पे नो सेपरेट एंटिटी। ठीक है, सेपरेट एंटिटी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आप जब भी फॉर एग्जांपल फॉल्टी चीज़ होगी ना, तो आप उसी शॉप पे जाओगे और उसी ऑनर को पकड़ोगे, या आप इसी शॉप पे जाओगे या आप इसी ऑनर को कहीं और देखोगे और वहाँ पे आप बोलोगे उसको, यार मुझे शू जो है, शू के पैसे वापस दे दो क्योंकि ये फॉल्टी है। दैट मीन्स यहाँ पे नो सेपरेट एंटिटी होता है। ठीक है, लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। ठीक है, ज़्यादातर चांसेस होता है कि जब जहाँ पे एक ही बंदा ओनर होता है ना, वहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं रहती है। ठीक है, उतने देर तक बिजनेस नहीं चलता। अब चलता है कोई कोई, लेकिन ज़्यादातर क्या देखा जाता है, लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी होता है। ठीक है गाइस, उसके बाद मेरिट्स, इसके मेरिट्स क्या है, एडवांटेज क्या है इसके। सबसे पहला एडवांटेज या मेरिट जो है इसका, वो है फॉर्मेशन ये कर सकता है और क्लोजर भी कर सकता है, अपने तक है। प्रॉफिट रिसिपेंट होता है ये, मीन्स जितना भी प्रॉफिट होगा इसके लिए फ़ायदा होगा, ये उठाएगा सारा। कंट्रोल भी यही कर सकता है, कोई डिसीजन ले सकता है ये। ठीक है, कॉन्फिडेंशियली फॉर एग्जांपल अगर इसके पास एक मतलब वो इन्फॉर्मेशन होगी जो ये किसी और को शेयर नहीं कर सकता, तो ये कॉन्फिडेंशियल रह सकता है कि नहीं, इसके पास अच्छे से रह सकता है, ये लीक नहीं हो सकता। ठीक है गाइस, उसके बाद डिमेरिट्स क्या है, मीन्स डिसएडवांटेज क्या क्या है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, जितनी भी लाइबिलिटी होगी इसको खुद भरनी पड़ेगी वापस। रिस्क बेयरर ये होता है, जो भी अगर इससे खुदा ना खास्ता कुछ लॉस हुआ बिजनेस में तो इसको रिस्क उठाना पड़ेगा। लिमिटेड रिसोर्सेज, इसके पास उतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते हैं क्योंकि अकेला होता है खाली ये सब करने के लिए। लिमिटेड मैनेजरल एबिलिटी, क्यों ये अकेला होता है, कितना मैनेज कर सकता है, तो ये मैनेज कितना कर सकता है, लिमिटेड। ठीक है, लिमिट में, तो उतना ज़्यादा मैनेज भी नहीं कर सकता। ये भी, ये सारे इसके क्या है, डिमेरिट्स। उसके बाद आप पढ़ना है पार्टनरशिप, अब आपको समझ आएगा। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप में आपने क्या समझा था कि ये वो बिज़नेस होता है जो खाली एक ही बंदा चलाता है, जो खाली एक ही बंदा ओन करता है, मैनेज करता है और कंट्रोल करता है। लेकिन पार्टनरशिप क्या होता है, इसका उल्टा, द बिजनेस विच इज़ ओनड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय, वो बिज़नेस जो कि ओन कर, ठीक है, किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा और कंट्रोल किया जाएगा बाय कितने, 2 या मोर देन 2 पर्सन से। ठीक है, जिसके ओनर्स 2 होंगे या 2 से ज़्यादा, 2 से, उसी को हम बोलेंगे, उसी बिजनेस को हम बोलेंगे पार्टनरशिप। क्या हम बोलेंगे, पार्टनरशिप। द पर्सन हु एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप, वो जो पर्सन एंटर किया होता है, ठीक है, जो फॉर एग्जांपल पैसे इन्वेस्ट करे या पार्टनर होता है, और इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर, उसको इंडिविजुअली हम बोलेंगे पार्टनर। एंड कलेक्टिवली अगर हम एक साथ 2-3 ओनर है, उनको क्या कहेंगे, उनको हम एक फर्म कहेंगे। ठीक है गाइज, अगर हम एक बंदे को खाली पॉइंट आउट करेंगे ना, तो उसको हम बोलेंगे ये पार्टनर है, लेकिन जब सारों को कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे फर्म। क्या हम बोलेंगे, फर्म। ठीक है, उसके बाद क्या, और एक पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑल द फंक्शंस ऑफ द बिजनेस फर्म्स आर गवर्नड बाय द पार्टनरशिप एक्ट 1932। याद रहे, जितने भी फंक्शंस होते हैं ना बिजनेस में, ठीक है, लेकिन कहाँ पे, जहाँ पे पार्टनरशिप होगी वहाँ पे कुछ रूल्स बनाए गए हैं। ठीक है, कुछ लॉज बनाए गए हैं, किसके तहत, पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932। तो ये भी पूछ सकता है, 1932 आप याद रखना, पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, मिनिमम नंबर्स ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए, ऑब्वियसली 2 होने चाहिए। हाँ, अगर एक होगा तो ऑब्वियसली वो थोड़ी होगा पार्टनरशिप।
ना। ये क्या होगा, अगर हमें पार्टनर्स रखने हैं तो मिनिमम कितने हम रख सकते हैं, 2 पार्टनर्स, ठीक है। और मैक्सिमम कितने रख सकते हैं, 100, कितने 100। लेकिन एज पर कंपनीज एक्ट 2013, 2013 के कंपनीज एक्ट के हिसाब से 1000 हम, सॉरी 100 हम रख सकते हैं, एंड 50 एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलता है, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना रख सकते हो, 50। लेकिन एज पर कंपनीज एक्ट 2013 के एक्ट के हिसाब से क्या होना चाहिए, ठीक है, 100 होने चाहिए, ठीक है। आप 100 तक रख सकते हो मैक्सिमम पार्टनर्स, ठीक है। और लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से 50 आप रख सकते हो, या आप याद रखना। उसके बाद अर्लियर, इससे पहले भी कुछ हुआ था, इससे इससे पहले क्या था, इससे पहले 10 थे फॉर बैंकिंग बिजनेस। बैंकिंग बिजनेस के लिए आप खाली 10 पार्टनर्स रख सकते थे, और नॉन बैंकिंग के लिए आप 20 पार्टनर्स रख सकते थे। तो लेकिन ये चेंज हुआ, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से 50 रख सकते हो, और कंपनीज एक्ट के हिसाब से कितने, 100 रख सकते हो गाइज, ठीक है। उसके बाद इसके फीचर्स, फीचर्स क्या क्या है, उसके फीचर क्या, फॉर्मेशन ये कर सकते हैं ना, बना सकते हैं, पार्टनरशिप खुद बना सकते हैं, बिजनेस बना सकते हैं, ठीक है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इसमें भी जितनी भी ये लाइबिलिटी लाएंगे उतना, हाँ, वो अनलिमिटेड ही होगा। डिसीजन मेकिंग ये कर सकते हैं, लेकिन एग्रीगेट, अकेला कोई यहाँ पे डिसीजन नहीं लेता, यहाँ पे एग्रीगेट सारे बैठ के जब कोई हल निकालते उसके बाद कोई डिसीजन निकाला जाता है। दैट मीन्स वहाँ पे क्या होता था, सोल प्रोपरेटर में वहाँ पे जल्दी ही डिसीजन बनता था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। उसके बाद कंटिन्यूटी ज़्यादा चांसेस होते हैं, कंटिन्यूटी ज़्यादा देर तक ये बिज़नेस चलना। तो उसके बाद मेंबरशिप भी आ सकते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ पार्टनर्स क्या क्या है, ठीक है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। पहला वर्किंग पार्टनर, उसके बाद स्लीपिंग पार्टनर, उसके बाद नॉमिनल पार्टनर, उसके बाद पार्टनर बाय एस्टॉपल, उसके बाद माइनर एस पार्टनर। तो ये 5 टाइप के पार्टनर्स हो सकते हैं। एक एक करके हम देखेंगे कि ये होते क्या है, ये कौन से पार्टनर्स होते हैं। वर्किंग पार्टनर सबसे पहले हम देखेंगे, द पार्टनर हु कंट्रीब्यूट्स कैपिटल एंड टेक्स एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड एक्टिव और वर्किंग पार्टनर, ठीक है। वो पार्टनर जो कि एक तो पैसा भी इन्वेस्ट करेगा बिजनेस में, एक तो ठीक है, एक्टिव पार्ट भी लेगा मैनेजमेंट में। फॉर एग्जांपल किसी ने शॉप खोली, ये 2 पार्टनर्स ने शॉप खोली, ठीक है, 2 पार्टनर्स ने शॉप खोली, क्या करते हैं ये, तो ए पार्टनर और बी पार्टनर है, क्या है, ए पार्टनर और बी पार्टनर। इसने भी फॉर एग्जांपल 50 लाख रुपीस डाले, इसने भी फॉर एग्जांपल 50 लाख रुपीस डाले, तो इनने क्या किया, पार्टनरशिप की, क्या की, पार्टनरशिप। और ये जो है शॉप, ये कौन अब चला रहा है, ये अब ए चला रहा है, क्या चला रहा है, ए, ये इसमें मैनेजमेंट में हिस्सा ले रहा है। तो ये हुआ इसका वर्किंग पार्टनर, या जिसे हम एक्टिव पार्टनर भी बोलेंगे। एक तो पैसा भी इन्वेस्ट करेगा, एक तो ये एक्टिव भी होगा, ठीक है, मैनेजमेंट में एक्टिव भी होगा। और बी क्या करता है, बी तो पैसे डालता है, लेकिन ये क्या बोलता है, चलो मैं खाली पैसे दूंगा, बाकी बिजनेस आप संभालना, ठीक है, जितना भी मेरा बनेगा वो आप मुझे देना। तो ये बिल्कुल भी वहाँ यहाँ पे वर्किंग पार्टनर नहीं होगा, ठीक है। ये क्या होगा, स्लीपिंग पार्टनर, क्या होगा, जो हमें आगे पढ़ना है। तो आया समझ आपको, वर्किंग पार्टनर क्या होता है, जो कंट्रीब्यूट कैपिटल भी करता है और एक्टिव पार्ट भी लेता है मैनेजमेंट में, ठीक है, ऑफ ए बिजनेस। उसी को हम एक्टिव और वर्किंग पार्टनर बोलेंगे। उसके बाद आता है दूसरा टाइप, दैट इज स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर। स्लीपिंग को हम डॉर्मेंट पार्टनर के नाम से भी जानते हैं, और तीसरा नाम भी है फाइनेंसिंग पार्टनर। इसका क्या मतलब, अभी मैंने आपको बोला बी की एग्जांपल, कि वो पार्टनर, द पार्टनर हु कंट्रीब्यूट्स ओनली कैपिटल टू द बिजनेस, जो खाली कैपिटल ही इंट्रोड्यूस करेगा, कैपिटल अपना डालेगा, पैसे अपने डालेंगे, ठीक है, बट डज नॉट टेक पार्ट इन इट्स मैनेजमेंट, वो लेकिन पार्ट नहीं लेगा मैनेजमेंट के, उसी को हम बोलेंगे स्लीपिंग पार्टनर, और इसी को हम बोलेंगे डॉर्मेंट भी, फाइनेंसिंग पार्टनर भी, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। उसके बाद आता है तीसरा, दैट इज नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर को और एक नाम से पुकारा जाता है, दैट इज ऑस्टेंसिबल। ऑस्टेंसिबल पार्टनर भी, नॉमिनल पार्टनर आप बोलो, ऑस्टेंसिबल पार्टनर भी आप बोलो, एक ही बात है। उसके बाद ये क्या होता है, अब वो पर्सन हु नीदर कंट्रीब्यूट्स कैपिटल, ना वो पैसे डालता है ना वो एक्टिव पार्ट लेता है, फिर भी ये पार्टनर होता है, कैसे, हाँ, ऑफ द इज कॉल्ड, उसी को हम नॉमिनल पार्टनर बोलेंगे। वो पार्टनर ना वो पैसे देगा और ना वो एक्टिविटी कुछ करेगा,
लेकिन अब फिर भी ये पार्टनर होता है कैसे? ही अलाउज अदर पार्टनर्स टू यूज हिज नेम। ये क्या करता है? अपना नाम देता है। सिंस ही लेंड्स हिज नेम टू द फर्म, सो ही इज लाइबल टू आउटसाइडर्स एज एक्चुअल पार्टनर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई बिजनेस है, ए और बी के पास बिजनेस है, ठीक है, और ये बिजनेस नहीं अभी चल रहा है, और ये क्या कर रहा है? फॉर एग्जाम्पल कोई सेलिब्रिटी है, सेलिब्रिटी को बोलते हैं आप इन्वेस्ट भी मत करो, ठीक है, और आप ये एक्टिव पार्ट भी मत मैनेजमेंट में लो, ठीक है, खाली आप एक चीज़ करो, आप इतना इतना ये नाम अपना दे दो कि ये, हाँ, इसमें मैं भी पार्टनर हूँ, ये जो ये कंपनी है ये मेरी है। उससे क्या होगा? जो भी बंदे होंगे, इसके फैन फॉलोइंग होंगे, तो ये बिज़नेस क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा। तो ये क्या, और ये सेलिब्रिटी क्या बोलेगा इसके वाले कि मैं 30% आपसे लूँगा, मैं जितना भी हम कमाएंगे उसका 30% मैं लूँगा अपने नाम के बदले, ठीक है। तो ना ये पैसे डालता है और ना ये कुछ काम करता है इसके लिए, ठीक है, खाली अपना नाम देता है, जिसकी वजह से ये पार्टनर बनता है, उसी को हम बोलेंगे नॉमिनल पार्टनर, ठीक है गाइज। उसके बाद आता है पार्टनर बाय एस्टॉपल। पार्टनर बाय एस्टॉपल भी क्या करता है? ना ये पैसे इन्वेस्ट करता है, और ये ना ये क्या बोलते हैं हम, मैनेज कर या एक्टिव पार्ट लेता है। Partner by estoppel is not a partner of the firm, but by his words and conduct leads the outsiders to believe that he is also a partner. ये क्या करता है? वो क्या करता था? वो अपना नाम देता था, नाम। लेकिन यहाँ पे क्या है? ये वो पार्टनर होता है जो खाली अपने वर्ड्स देता है। फॉर एग्जांपल कोई दुकान है, ठीक है, कोई शॉप है, इसके पार्टनर्स ए बी है, और एक पार्टनर इसका सी है, लेकिन ना इसने पैसे इन्वेस्ट किए ना कुछ। इसी के बेस पे क्या, फॉर एग्जांपल मुझे इन दो पे भरोसा नहीं है, मैं थोड़ी शॉपिंग यहाँ पे करूँगा, नहीं, मुझे किस पे भरोसा है? सी पे, ठीक है। हालांकि ये इसका ये ऑनर नहीं है, लेकिन मैं इसको बोल रहा हूँ कि मुझे कुछ ख़रीदना है, और सी क्या मुझे बोल रहा है? मुझे तो अपनी दुकान है, हमारी तो अपनी दुकान है, आप वहीं पे जाइए, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यहाँ पे चीज़ आपको अच्छी मिलेगी। तो उसने क्या दिया? वर्ड्स दिए। क्या दिए? वर्ड्स आउटसाइडर्स के लिए, जिस वर्ड्स, हाँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे भरोसा था, मैं ये समझा कि शायद ये सी भी इसका पार्टनर है, ये इसी का है, ये बिजनेस जो है, पार्टनरशिप जो है, ये भी इसका एक पार्टनर है, तो मैं इसके भरोसे पे ये, फॉर एग्जांपल, ये जो है गुड्स खरीदता हूँ, ठीक है गाइज। द पार्टनर बाय एस्टोपल, पार्टनर बाय एस्टोपल इट्स नॉट अ पार्टनर, ये पार्टनर नहीं होता ऑफ द फर्म, बट बाय हिज वर्ड्स एंड कंडक्ट लीड्स आउटसाइडर्स टू बिलीव दैट ही इज आल्सो पार्टनर ऑफ द फर्म, ठीक है गाइज। उसके बाद माइनर एज अ पार्टनर। माइनर मीन्स जो छोटा होगा, 18 ईयर से कम एज का होगा, वो पर्सन हु कंट्रीब्यूट्स कैपिटल। माइनर यहाँ पे कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, बट हैज़ नॉट अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स। वो बंदा जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन वो बंदा जो कि 18 ईयर्स का कम होगा, फॉर एग्जांपल 16 ईयर्स का बंदा अपने पैसे इन्वेस्ट करता है, वो भी पार्टनर उस टाइम बनेगा ना, लेकिन क्या बोलता है? इस पार्टनर को हम बोलेंगे माइनर एज अ पार्टनर, माइनर एज अ पार्टनर, ठीक है, या हम बोलेंगे माइनर पार्टनर। क्या हम बोलेंगे? माइनर पार्टनर। एज पर इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट, ज़रूरी याद नहीं रखना है, फिर भी आप देखो, एज पर इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या बोलता है? ही इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू कंट्रैक्ट। ये इसके लिए कोई भी कंट्रैक्ट नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, एक किस्म से ये पार्टनर नहीं रह सकता। ये बोलता है कौन सा? इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट 1872। लेकिन बट अंडर सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से अ माइनर कैन बी एडमिटेड टू बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। माइनर भी हिस्सा ले सकता है पार्टनरशिप में, ठीक है। अगर हम इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट की देखते हैं तो ये सीधे ही बोलते हैं कि ये पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन 1932 में पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया, उसके सेक्शन 30 के हिसाब से क्या बोलता है वो कि माइनर भी एडमिट हो सकता है टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। लेकिन ठीक है, जब बहुत सारे पार्टनर्स, अगर 2-3 पार्टनर्स होंगे, वो भी क्या करेंगे? वो भी यहाँ से बोलेंगे हाँ हम इसको पार्टनर रखेंगे, तब जाके ये पार्टनर बन सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको और एक चीज़ देखनी है, दैट इज़ पार्टनरशिप डीड। ठीक है गाइस, पार्टनरशिप डीड होती क्या है? पार्टनरशिप
इज़ द रिज़ल्ट ऑफ एग्रीमेंट। ये आपको पता ही है, जब आप फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, आप किसी और को बोलते हो कि पार्टनर, आप मेरे पार्टनर बनो, ठीक है, लेकिन आप क्या करोगे, आप पहले एग्रीमेंट करोगे ना, कि फॉर एग्जांपल वो बोलेगा कि चलो ये आपका बिजनेस है, आप इतने पैसे डालो, मैं इतने पैसे डालूंगा, आप मुझे 40% खाली देना और आप 60% लेना। दैट मीन्स आपने यहाँ पे क्या किया, एग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप तब बनती है जब आप एग्रीमेंट करते हो आपस में, ठीक है। एंड द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, ठीक है, इज कॉल्ड, उसी को हम बोलेंगे, उसी एग्रीमेंट को हम बोलेंगे पार्टनरशिप डीड। जो आप एग्रीमेंट करते हो ना, ठीक है, जो आप एग्रीमेंट करते हो उसी को हम बोलेंगे पार्टनरशिप डीड, ठीक है। दिस एग्रीमेंट में बी रिटन, ये रिटन भी हो सकता है या ऑरल भी हो सकता है। आप फॉर एग्जांपल आप कोर्ट में जाओगे, वहाँ पे क्या करोगे, पार्टनरशिप डीड बनाओगे, ठीक है, रिटन लिखोगे कि ये मैं इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ये इतने कर रहा है, फॉर एग्जांपल मैं इतनी सैलरी लूँगा पर मंथ, या इंटरेस्ट लूँगा अपने कैपिटल के लिए, या फॉर एग्जांपल 10 साल के बाद मुझे बराबर इक्वली हिस्सा मिलना चाहिए। तो वो जब एग्री दोनों होते हैं तो वो रिटर्न जब आप लिखोगे तो वो वैसे भी कर सकते हो और ऑरल भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप रिटर्न लिख सकते हो, या ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, और एक पॉइंट, पार्टनरशिप डीड इज़ नॉट रिक्वायर्ड अंडर लॉ। अंडर लॉ के हिसाब से, लॉ के हिसाब से आपको ज़रूरी नहीं है, आप खुद भी आपस में मसला सॉल्व कर सकते हो, आप खुद भी बोल सकते हैं चलो आप इतना करो मैं इतना करूँगा, ठीक है। तो लॉ के हिसाब से, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ज़रूरी पार्टनरशिप डीड बनानी है, नहीं, ठीक है। इट इज़ एन ऑप्शनल डॉक्यूमेंट, क्या बोलता है, ये ऑप्शनल डॉक्यूमेंट होता है, ज़रूरी नहीं होता है, ऑप्शनल होता है। विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय द पार्टनर्स म्यूचुअली, जो कि पार्टनर खुद आपस में बना लेते हैं। इट डिफाइंस द राइट्स, अगर आप बनाते हो इसमें क्या क्या आएगा, राइट्स, आपके राइट्स क्या है बिजनेस में, आपकी ड्यूटीज़ क्या होंगी और आपके लाइबिलिटीज़ क्या होंगी, ठीक है, सारे पार्टनर्स के। उसके बाद कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, कंटेंट मीन्स इसमें क्या क्या, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप लिखते हो, आप बनाते हो पार्टनरशिप डीड आप, ठीक है, इसमें क्या क्या होना चाहिए, लिख के क्या होना चाहिए, सबसे पहला होना चाहिए नेम ऑफ द फर्म, नाम होना चाहिए उस फर्म का जो आप स्टार्ट करोगे। उसके बाद प्लेस ऑफ बिजनेस, जहाँ पे आप ये फर्म स्टार्ट करोगे उस जगह का नाम, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आपने जम्मू में क्या किया, अपनी शॉप डाली, तो आपको वहाँ पे नाम, ये प्लेस ऑफ बिजनेस भी लिखना पड़ेगा। उसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस, आप किस चीज़ का बिजनेस करने जा रहे हो, फॉर एग्जांपल कोई क्लॉथ्स का करता है, कोई शूज़ का करता है, कोई हार्डवेयर का करता है, ठीक है गाइस, तो नेचर भी लिखना पड़ता है। या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 100 रुपीज़ एक महीने के बाद प्रॉफिट आता है, फॉर एग्जांपल दो पार्टनर्स है ए बी, चलो सी भी लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर इसका तीसरा हिस्सा जाएगा, इसके पाँच हिस्से जाएंगे, इसके एक ही हिस्सा जाएगा प्रॉफिट का, तो वो होता है पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। दैट मीन्स जितना भी प्रॉफिट होगा उसके 3 गुना, ठीक है, उसका 3 टाइम्स जो होगा इसके पास, 5 टाइम्स इसके पास, और 1 खाली एक ही हिस्सा होगा इसके पास, ठीक है। उसके बाद होता है रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन क्या होता है, आप पहले ही बोलते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी के पार्टनर बनते हो, आप उसको बोलोगे कि मुझे तो पर मंथली क्या चाहिए, मुझे सैलरी चाहिए या कमीशन चाहिए या बोनस चाहिए, तो वो भी आप लिखते हो कि मुझे कितनी सैलरी चाहिए, मुझे वो बोनस कितना चाहिए। वो एग्री जब करेगा तब आप ये रिटर्न लिखोगे, हाँ जी इसको इतना मिलेगा, इसको इतना मिलेगा, तो इसी को हम बोलेंगे रिम्यूनरेशन। उसके बाद आर्बिट्रेशन क्लॉज भी लिखना पड़ता है। आर्बिट्रेशन क्लॉज क्या होता है, फॉर एग्जांपल कभी कभार क्या होगा, फॉर एग्जांपल घाटा होगा या कोई नुकसान होगा, तो वो आप कैसे सॉल्व करोगे, वो भी पहले ही, वो कैसे किस तरीके से आपको उस टाइम सॉल्व करना है वो भी आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो आर्बिट्रेशन क्लॉज वही होता है। उसके बाद कुछ और क्लॉज है, आर्बिट्रेशन ज़रूरी नहीं है, कुछ और क्लॉज है, जैसे कि पार्टनरशिप ड्राइंग्स। फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप में आप कितनी ड्राइंग उठा सकते हो, पर्सनल यूज़ के लिए कितना पैसा उठा, दूसरा कितना उठा सकते हैं, वो भी मैंशन करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर आप उठाते हो ड्राइंग, अगर आपको इंटरेस्ट आप देना है कितना देना पड़ेगा, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मीन्स गुडविल जब आपकी बनेगी उसका वैल्यू क्या किस हिसाब से बनेगा। आपको फॉर एग्जांपल अगर मुझे 1 लाख की, मैंने कोई फॉर एग्जांपल अपना बिजनेस भेजा और उससे मैंने क्या किया, 10 लाख रुपीज़ दिए, या मैंने कोई और नया पार्टनर लाया, 10 लाख रुपीज़ पहले मैंने उससे लिए कि आप ये दे दो 10 लाख हमारे गुडविल के लिए जो हमने काम किया है। ए में कितना हिस्सा जाएगा उसका, बी में कितना जाएगा और सी में कितना जाएगा, ठीक है। डी जो आएगा उसका तो उसमें हिस्सा नहीं है, डी तो सारा ये देगा, ठीक है।
उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अभी मैंने आपको बोला प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है क्या है। उसके बाद कुछ केसेस होते हैं, अगर पार्टनरशिप डीड आपने नहीं बनाई होगी फिर मसला होगा। फिर ये पॉइंट जो है आपको याद रखने हैं, अंडर लॉ के हिसाब से ये आपको अप्लाई करने हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी बिजनेस में पार्टनरशिप में, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, नहीं है, और अगर आप कैपिटल देते हो उसमें कितना आपको इंटरेस्ट लेना है, ठीक है, उसमें कितना आप इंटरेस्ट लोगे, वो कितना होगा, नो इंटरेस्ट आपको उसमें। तब आपको इंटरेस्ट, अगर आपको इंटरेस्ट लेना था ना, आपको पार्टनरशिप डीड पहले बनानी थी। अगर आप पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते तो अकॉर्डिंग टू लॉ तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेएबल, तो कैपिटल पे कोई भी आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। सैलरी, बोनस या कमीशन, नो सैलरी, बोनस या कमीशन इज पेएबल, इसमें भी नो, इसमें भी कुछ नहीं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या होगा, प्रॉफिट्स और लॉसेस, हाँ ज़रूरी नहीं है प्रॉफिट खाली, लॉसेस भी विल बी शेयर्ड इक्वली होगा। फॉर एग्जांपल 3 बंदे हैं पार्टनरशिप में, इसको भी 1:1, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या बनेगा उस टाइम, 1:1 मीन्स इसको भी इतना प्रॉफिट उठाना है, इसको भी एक हिस्सा उठाना है, इसको भी एक ही हिस्सा इक्वली उठाना है, ठीक है गाइस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना उठाना है, अगर आप ड्राइंग उठाते हो आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, नो इंटरेस्ट, आपको उस टाइम कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर, अगर फॉर एग्जांपल आपने लोन लिया है पार्टनर के पास, ठीक है, जो पार्टनर है आपका उससे आपने ज़्यादा लोन लिया है, ठीक है, लोन लिया है एक्स्ट्रा, एक तो कैपिटल छोड़ो लेकिन लोन लिया है अपने लिए। फॉर एग्जांपल जब मैंने बिजनेस हमने स्टार्ट किया था, 3 लाख ए को निकालने थे, 3 लाख बी को निकालने थे। इसके पास तो 3 लाख है, ठीक है, और ये इसके पास खाली 2 लाख ही है। ये क्या बोलेगा इसके, चलो मुझे आप 1 लाख रुपए फ़िलहाल लोन में दे दो। ये क्या करेगा, ताकि मेरे भी ये 3 लाख बराबर हो जाएंगे, ये इसको देगा। ये बोलेगा इसको नहीं, इसमें मैं आपको इंटरेस्ट लूँगा इस 1 लाख पे, तो वो कितना देना पड़ेगा। जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई होगी तो आप कैसे सॉल्व करोगे, आपको 6% पर एनम लेना पड़ेगा या देना पड़ेगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी गिवन एट 6% पर एनम, ठीक है गाइज। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको मैथमेटिकली भी सॉल्व, न्यूमेरिकल में भी सॉल्व करना पड़ेगा, ये वाले पॉइंट्स लगाने पड़ेंगे, और ये आपको डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है गाइज। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो कल मिलते हैं हम दूसरे लेक्चर के साथ। आई होप कि आपको ये सबको लेक्चर अच्छा लगा होगा। जिसको भी अच्छा लगा है वो क्या कर सकता है, वो लाइक करे, ठीक है गाइज। तो कल मिलते हैं हम दूसरे लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।